चैप्टर 2 बूढ़ों का विद्रोह। उसमें 2 महिलाएं थीं और जब वे उसे किनारे पर ले गईं तो डिक, उसके पीछे काटाफा, उसके पास पहुंचे और आउट्रिगर ग्रेटिंग से जुड़े मस्तूल के डंडों पर अपना हाथ टिकाते हुए वो महिलाओं की ओर मुड़ा जो उछलकर बाहर आईं, हाथों में चप्पू लिए खड़ी हो गईं और उससे काटाफा की ओर देखने लगीं। और बनाने वाले, उसने पूछा, वे कहाँ हैं? छोटी महिला ने जीभ चटकाई और अपना चेहरा लैगून की ओर मोड़ लिया। लंबी महिला ने डिक को सीधे चेहरे पर देखा। वे नहीं आएंगे, उसने कहा। वे कहते हैं कि उतामातु ही उनका राजा था और वो मर चुका है। साथ ही वे कहते हैं कि वे बहुत बूढ़े हो गए हैं। अमत्यायाना, वे कमजोर हैं और शांत पानी में भी मछली पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। छोटी महिला का गला हंसते हुए रुक गया, फिर वह सीधे डिक की ओर मुड़ी। वे नहीं आएंगे, ताउरी, बाकी सब बातें हैं। वह सही थी। उन्हें स्पष्ट आदेश दिया गया था कि वे सीमा पार कर लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वे नए व्यक्ति को अपना मुखिया नहीं मानेंगे, बाकी सब बातें ही होंगी। डोंगी को किनारे पर आते देख कई ग्रामीण दौड़कर आए और सुनने लगे, और भी लोग आ रहे थे। डोंगी के पास खड़े समूह में पहले से ही इस विषय पर कानाफूसी में चर्चा चल रही थी, जबकि डिक, जिसका पैर थोड़ा झुका हुआ आउट्रिगा पर टिका हुआ था, खड़ा था। उसकी आंखें आउट्रिगा पोल के सेनेट बाइंडिंग पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह उसका गहन अध्ययन कर रहा हो। समाचार सुनकर उसकी आंखों में जो क्रोध की ज्वाला उभरी थी, वह समाप्त हो चुकी थी। क्रोध का स्थान विचारों ने ले लिया था। यह कोई साधारण काम नहीं था। डिक ने कभी विद्रोह या अधिकार शब्द नहीं सुना था, लेकिन वह उनके बिना भी काफी अच्छी तरह से सोच सकता था। केवल वे लोग जो बड़ी युद्ध डोंगियों के निर्माण का निर्देशन कर सकते थे, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, और संदेश लाने वाली महिलाओं के स्वर और चेहरे से उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यदि डोंगी बनाने वालों को काबू में करने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मूल निवासियों को काम करने के लिए मजबूर करने की उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। डिक ने कभी भी सोचने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। वह डोंगी से मुड़ा, उस घर की तरफ दौड़ा जहां छोटे जहाज सावधानी से रखे हुए थे और मछली पकड़ने वाला भाला लेकर दौड़ता हुआ वापस आया। फिर महिलाओं को बुलाते हुए उन्होंने डोंगी को बाहर निकालने में मदद की, नाव पर चढ़े और ब्रेक से आ रही हवा के अनुरूप पाल को ऊपर उठाने में मदद की। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, उसने कटफा से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज हवा के झुकाव पर चमकते पानी के पार पहुंची। तब महिलाएं डोंगी को स्थिर करने के लिए नीचे झुकीं और उसने अपने हाथ में पतवार लेकर नाव को चलाया। वह डोंगी जो कई साल पहले काटाफा को पाम ट्री तक ले आई थी, वह दक्षिण सागर द्वीप की पहली नाव थी जिसे लड़के ने देखा था। उसका आकर्षण उसके मन में बना रहा। ये डोंगी बड़ी थी, इसकी बीम चौड़ी थी और लकड़ी का लंबा स्केट के आकार का टुकड़ा जो आउट्रिगा बनाता था, आउट्रिगा पोल से नहीं बल्कि एक पुल से जुड़ा हुआ था। डिक ने जैसे ही स्टीयरिंग संभाली, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया, जैसे कि ग्रेटिंग के रटेन, मस्तूल को ग्रेटिंग पर कैसे लगाया गया था और मस्तूल को किस प्रकार से सीढ़ीनुमा बनाया गया था, आउट्रिगा और उसके सिरों की वक्रता, मिटपाल और जिस प्रकार से उसे यार्ड में बांधा गया था। यद्यपि उसने पहले कभी डोंगी नहीं चलाई थी, फिर भी उसके अंदर जन्मजात समुद्री कौशल ने उसे आगे बढ़ाया, और जो महिलाएं झुककर देख रही थीं तथा प्रत्येक विवरण पर ध्यान दे रही थीं, उन्हें अनिर्ण्य का कोई संकेत नहीं मिला। अब 2 तरीके हैं जिनसे इस प्रकार की डोंगी को गलत तरीके से संचालित करके उल्टा किया जा सकता है। एक तो ये कि आउट्रिगा को पानी से बाहर जाने दिया जाए और हवा में बहुत ऊपर झुका दिया जाए, और दूसरा ये कि आउट्रिगा को पानी में बहुत गहराई तक डुबा दिया जाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि डिक को सब पता था, और जब वे बाढ़ के साथ आ रहे समुद्र के बड़े उभार को पार कर गए, तो उन्होंने दोनों खतरों को टाल दिया। वह समुद्र तट जहां दक्षिणी जनजाति के अवशेष रहते थे, उत्तरी जनजाति के समुद्र तट के ठीक विपरीत था, और चूंकि दोनों समुद्र तट चट्टान के टूटने के करीब थे, इसलिए एक से दूसरे की दूरी 1 मील से थोड़ी ज्यादा थी। फिर जैसे जैसे वे करीब आए, डिक कटहल के पेड़ों के एक बाग की छतरी के नीचे बची हुई कुछ झोपड़ियों को और भी साफ साफ देख सकता था।
कटहल के पेड़ों के पीछे लैगून की ओर झुके हुए पेंडनस ताड़ के पेड़ और सफ़ेद ऊपर की ओर चमकते क्षितिज के सामने तीखे 3 लंबे नारियल के ताड़ के पेड़ खड़े थे। जैसे ही डोंगी किनारे पर आई, डिक ने विद्रोहियों को देखा। वे झोपड़ियों के सबसे पूर्वी हिस्से के पास रेत पर बैठे थे। कटहल के पत्तों की छाया में 3 बूढ़े बैठे थे, 2 अपने घुटनों को ऊपर उठाए हुए और एक दर्जी की तरह, जबकि उनके करीब एक छोटे से तालाब के किनारे एक लड़की लेटी हुई थी। जैसे ही डिक नाव पर बैठी लंबी महिला के साथ निकट आया, लड़की, जो तालाब के पानी में देख रही थी, ने ऊपर देखा। वह ले मुआन थी, ले हुआन की पोती, कैरोलिन की चुड़ैल महिला जो अब मर चुकी है और जो अपने द्वारा किए गए विनाश के लिए न्याय पाने जा रही है। ले मुआन केवल 14 वर्ष की थी। उसने कैरोलिन में नए शासक के आने और उसके साथ कटफा को लाने के बारे में सुना था, जिसे लंबे समय से मृत माना जाता था। उसने उस सुबह अपने दादा एयोमा को दिए गए आदेश को सुना था कि वे तुरंत उत्तरी समुद्र तट पर आएं क्योंकि नए प्रमुख को डोंगियां बनाने की आवश्यकता थी, और उसने बूढ़े व्यक्ति के इनकार को भी सुना था। ले मुआन ने सोचा था कि यह नया प्रमुख कैसा हो सकता है। कैरोलिन के अंतिम राजा उतामाटू की राक्षसी महान आकृति, प्रमुख, शब्द पर स्मृति में आ गई थी, और अब, जब डोंगी को खींचा गया और महिलाओं ने चिल्लाया, वह आ रहा है, उसने डिक को देखा। डिक के चेहरे और लाल सुनहरे बालों पर सूरज की रोशनी थी। डिक नंगा और शहद के रंग का, तेंदुए की तरह लचीला और एक भाले की तरह सीधा। डिक की आंखें कैरोलिन के 3 बूढ़े लोगों पर टिकी थी जिन्होंने डिक को देखने के लिए अपना सिर घुमाया था। ले मुआन ने अपनी सांस रोक ली, फिर जैसे ही वह दृश्य उसके पास आया, उसे लगा कि उसकी सांस रुक गई है। वह बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर गया और एयोमा के सामने खड़ा हो गया, जो डोंगी बनाने वालों में सबसे बड़ा और सबसे बुजुर्ग था। ले मुआन केवल 14 वर्ष की थी, फिर भी वह लगभग काटाफा जितनी लंबी थी। वह सच्ची पोलिनेशियाई नहीं थी, यद्यपि उसकी मां कैरोलिन की मूल निवासी थी। उसके पिता, जो वर्षों पहले उतामातो द्वारा नष्ट किए गए एक स्पेनिश जहाज के नाविक थे, ने लड़की को इतने मजबूत यूरोपीय गुण दिए थे कि वह अन्य द्वीपवासियों से अलग दिखती थी, जैसे कि एक चीड़ का पेड़ ताड़ के पेड़ों के बीच खड़ा होता है। वह सुंदर थी, एक गहरा सौंदर्य जिसकी कली से अभी अभी उभरना शुरू हुआ था, और वह समुद्र की गहराई की तरह ही अजीब थी। कभी कभी वह ऊंचे कटहल के पेड़ों के नीचे अकेली बैठी होती थी और उसका सिर इस तरह झुका होता था मानो वह सुन रही हो, मानो कोई आवाज चट्टान पर लहरों की आवाज के बीच से पुकार रही हो, कोई ऐसी आवाज जिसके शब्द वह ठीक से नहीं समझ पा रही थी। और कभी कभी वह चट्टान के ऊपर बैठकर पानी में गहराई से झांकती रहती थी, क्रिस्टल जैसा पानी जहां कोरलिन की वृद्धि खिली हुई थी और मछलियां तैर रही थीं, लेकिन जहां उसे मछलियों से ज्यादा कुछ दिखाई देता था। 2 बिल्कुल विदेशी जातियों का तीव्र मिश्रण कभी कभी विचित्र परिणाम उत्पन्न करता है। कई बार तो ऐसा लगता था मानो ले मुआन अलग अलग पूर्वजों की दुनियाओं से आने वाली आवाज़ों या दृश्यों से भ्रमित हो गया हो। वो एयोमा के साथ मछली पकड़ने जाती थी, और उसके साथ एयोमा को कभी भी जमीन खोने का डर नहीं लगा, क्योंकि ले मुआन एक पथ प्रदर्शक थी। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर मूंगे पर ले जाओ और वह पैदल ही अपना रास्ता खोज लेगी। उसे समुद्र रेखा के पार ले जाओ और वह घर लौटती कबूतर की तरह वापस आ जाएगी। कबूतर की तरह उसके दिमाग में भी दिशासूचक यंत्र था। यह उनकी मां ला जेनाबोन से प्राप्त एकमात्र उपहार था, जिन्हें ये सुदूर अतीत के समुद्री यात्रा करने वाले पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। कुएं के पास बैठी उसने देखा कि डिक एयोमा के सामने खड़ा है और उसने उसकी आवाज सुनी। आप एयोमा हैं, डिक ने कहा, जिसने सहज ज्ञान से तीनों में से प्रमुख को पहचान लिया था। तीनों बूढ़े लोग खड़े हो गए। नए व्यक्ति को देखकर उन्हें मदद मिली, लेकिन ये प्रभाव उस व्यक्ति द्वारा एयोमा को इतनी सफलता से अलग करने से पड़ा, जिसने उसे कभी नहीं देखा था। निश्चित रूप से यहाँ कोई सरदार था। मैं एयोमा हूँ, दूसरे ने उत्तर दिया। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वही जो उस महिला ने तुम्हें पहले ही बता दिया था, डिक ने उत्तर दिया, जो शब्दों की बर्बादी या अपनी बात को दोहराने से नफरत करता था। उन्होंने मुझे उत्तरी समुद्र तट पर आए नए सरदार के बारे में बताया, एयोमा कायोताओ, और कैसे उसने डोंगियां बनाने का आदेश दिया था। एयोमा ने कहा, और मैंने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और उता मर चुका है,
और मैं उल्टा के अलावा किसी सरदार को नहीं जानता। उत्तर में उस द्वीप पर हुए पिछले युद्ध में भी कैरोलिन के सभी लोग मारे गए और वे कभी वापस नहीं लौटे, न ही वे और न ही उनकी डोंगियां। तो और डोंगियां बनाने का क्या फायदा जब उन्हें भरने के लिए लोग ही नहीं हैं? डिक ने कहा, पुरुष बढ़ रहे हैं। हाँ, वे बढ़ रहे हैं, एयोमा ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उन्हें चप्पू और भाला लेने के लिए तैयार होने में कई चांद लग जाएंगे, और तब भी दुश्मन कहाँ है? समुद्र साफ है, एयोमा, डिक ने उत्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहीं से आया हूँ, समुद्र साफ नहीं है। आप मरुआ ताड़ के पेड़ से आए हैं। मैं मरुआ से आया हूँ, जहाँ एक दिन कटफा आई, अपनी डोंगी में यहाँ से बहकर चली गई। हम वहाँ कुछ समय पहले तक रहते थे जब लोग उतरे, मार काट मचाई, तोड़ फोड़ की और जला दिया, यहाँ तक कि जिस बड़ी डोंगी में वे आए थे उसे भी जला दिया। फिर कटफा और मैं कैरोलिन के लिए रवाना हुए, क्योंकि कैरोलिन ने मुझे अपने लोगों पर शासन करने के लिए बुलाया था। और वे लोग जो मारने और जलाने के लिए उतरे थे। एयोमा ने पूछा, वे अभी भी मरुआ पर हैं? उनके पास डोंगियां नहीं हैं, लेकिन वे उन्हें बनाएंगे और निश्चित रूप से वे आएंगे। एयोमा के साथियों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, जबकि एयोमा जमीन की ओर देखते हुए खड़ा था, जैसे कि उससे सलाह ले रहा हो। फिर उसकी नज़र डिक के चेहरे पर गई। उम्र और युद्ध ने एयोमा को समझदार बना दिया था। वह लोगों को जानता था और जब वह सत्य को देखता था तो उसे पहचान लेता था। मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा, ताओरी, उसने बहुत सरलता से कहा। फिर वह दूसरों की ओर मुड़ा, उनसे कुछ शब्द कहे, उनके लौटने तक क्या करना है, ये निर्देश दिया और डोंगी की ओर ले गया। ले मुआन, अभी भी कुएं के पास दुबकी हुई, कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें डिक पर टिकी थीं। ये प्राणी इतना नया था, किसी भी ऐसे प्राणी से इतना अलग जिसे उसने कभी देखा था। शायद जाति की आत्मा उसे बता रही थी कि यहाँ उसके पिता की जाति का एक प्राणी चमत्कारिक रूप से कैरोलिन में आया था। शायद वह केवल नए आने वाले की कृपा और युवावस्था से ही जुड़ी हुई थी, कौन जानता है। डिक ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसने पहली बार उसे पूरी तरह से देखा और जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वह रुक गया, उसकी नज़र और उसके रूप की विचित्रता को देखकर, जो अन्य मूल निवासियों से बहुत अलग था। एक पल के लिए उसका दिमाग फंस गया, फिर जैसे ही उसकी नज़रें गिरी, वह आगे बढ़ गया और स्टीयरिंग पैडल को आगे बढ़ाया। रीफ ब्रेक से हवा डोंगी की पाल को भर रही थी। ले मुआन, उठकर अपनी आंखों पर छाया डालते हुए, चमचमाते पानी पर पाल के छोटे होते जाने को देखती रही। नाव के टूटने से उठने वाली लहरों पर नाव के ऊपर नीचे होने को देखती रही, और उत्तरी समुद्र तट की दूर सफ़ेद रेखा तक पहुंचती रही, जहां काटाफा अपने प्रेमी की वापसी का इंतजार कर रही थी।